29 दिन हो गए मैं आपको आप मुझे पेज नंबर 95 इसको 24 पे कर दो। पेज नंबर 95। द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर दे तो हमने कहा था 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या वो पैसे जो एम्प्लॉयर देता अगर घर ना देता, दोनों में से हायर ऐड किया जाएगा। लेकिन एक बात ये भी थी कि अगर कभी वो पैसे जो एम्प्लॉयर देता अगर घर ना देता अवेलेबल ना हो और फेयर मार्केट रेंट अवेलेबल हो, तो फिर फेयर मार्केट रेंट और 45% ऑफ बेसिक सैलरी को कंपेयर कर लें। If amount that would have been paid had no accommodation been provided is not given in exam, then we will compare 45% with the fair market rent of property. जो उसका फेयर मार्केट कराया उससे कंपेयर कर लेंगे इंस्टेड ऑफ अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड। एम्प्लॉय इंक्लूड्स अ डायरेक्टर, डायरेक्टर को भी कभी घर दे देते हैं। एम्प्लॉय इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। ओके, समटाइम्स इट मे हैपन कि एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, भाई आपने छुट्टियां की हैं हाइब्रिड में जो आज आए हैं, हाथ खड़ा करें, छुट्टियां तो नहीं की? ओके, तो अब क्या किया जाएगा इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एक मिनिमम टाइम स्केल होता है जिसके ऊपर एम्प्लॉय को ज्वाइन कराया जाता है। क्या होता है? मिनिमम टाइम स्केल। मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉय है, उसको हमने कहा कि तुम्हारी तनख्वाह है 70,000, 5,000 से बढ़ेगी और 80,000 तक जाएगी। अब 2021 में इसकी जो बेसिक सैलरी होगी 70,000, 2022 में 5,000 से बढ़ जाएगी, 2023 में 5,000 से बढ़ जाएगी। अब अगर 2024 में अगर इसका ग्रेड ना बढ़ा, यानी अगर ये 15 ग्रेड का ऑफिसर है तो 16वें ग्रेड पे ना गया, तो इसकी फिर सैलरी वही रहेगी 80,000, यानी 80,000 पे एक कैप लगा दी जाएगी। अब सवाल ये राइज होता है कि वो क्या मिनिमम टाइम स्केल था, मिनिमम टाइम स्केल जिस पे इसने इस ग्रेड में नौकरी शुरू की थी। तो इस साल के लिए भी 70,000 था, इस साल के लिए भी 70,000 था, इस साल के लिए भी 70,000 था, इस साल के लिए भी वो कम से कम क्या तनख्वाह थी जो इसको मिलती ही रही? मिनिमम कम से कम क्या तनख्वाह थी जो इसको हमेशा मिलती ही रही? 70,000। तो अब सवाल ये है कि आपने 2021 में किस अमाउंट का 45% लेना है, 2022 में किस अमाउंट का 45% लेना है? तो उसका जवाब यह है कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एमटीएस गिवन हो तो फिर हर साल आपने इसी का 45% लेना है और बेसिक सैलरी को इग्नोर करना है, यानी इसका 45% लेना।
हाँ, इनकम में तो बेसिक सैलरी ऐड होगी, 70,000 तरफ 12, 75,000 तरफ 12, 80,000 तरफ 12, 80,000 तरफ 12। लेकिन जब 45% वाला लिमिट लगाएंगे तो वो सिर्फ किस पे लगाएंगे? मिनिमम ऑफ टाइम स्केल पे। चले नोट कर लो। पॉज करना। मरहबा मरहबा, आइए भाई आइए, हाइब्रिड में आइए, तशरीफ लाइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। भाई इसको भाई, ये सेकंड लास्ट रो बॉयज हाइब्रिड में आके भाई बैठे हैं, ना बैग ना बॉल पॉइंट ना किताब। चले आए आगे, फिर शर्मा क्यों रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बैठना नहीं, थोड़ी देर खड़े रहना ताकि आदत हो टाइम पे आने की। हाइब्रिड प्लीज बैठना नहीं। चलिए शुक्रिया। अब पीछे वालों को नजर नहीं आएगा, अब दाएं बाएं मूव करें ताकि पीछे वालों को। चलें बैठ जाए, क्या किया जा सकता है। जल्दी आने वाले भी नहीं लेट आने वालों से पूछते तुम क्यों लेट हो गए। छोड़ देना मोबाइल चौथी रो में, तो फायदा क्या इतनी कंसंट्रेशन से मोबाइल इस्तेमाल करने का। अच्छा चलें जी आगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में जो मिनिमम ऑफ टाइम स्केल होगा उसको आपने यूज करना है फॉर टेकिंग 45%। 45% of MTS of basic salary. %45 of MTS of basic salary. So it is not basic salary, it is MTS of, so basically it is MTS. तो 45% ऑफ MTS ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब ये कि बेसिक सैलरी का MTS है, ये बेसिक सैलरीज MTS का 45%। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो फिर और बेसिक सैलरी, फिर डायरेक्ट बेसिक सैलरी का ले लें, फिर क्या टेंशन है। या बेसिक सैलरी के MTS का 45 लें या बेसिक सैलरी का। आज तक कभी 20-25 साल में मुझे तो नहीं याद पड़ता है कि अपने MTS दिया हो। बहरहाल अगर कभी MTS दे देगा तो फिर उसका 45% लगाना है, वरना आम हालात में तो बेसिक सैलरी का ही 45% लगाना होता है। अब ये एक बड़ी अजीब सी प्रोविजन है और गैर जरूरी, नॉट सो इम्पोर्टेंट। एक बड़ी अजीब सी प्रोविजन है, वो ये है कि अगर कोई बंदा कभी आपको मिले जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट ने उसको ऑप्शन दी हो या घर ले लो
या 30% हाउस रेंट अलाउंस ले लो। यानी तुम्हारी बेसिक सैलरी 1 लाख है तो 30,000 रुपया हाउस रेंट अलाउंस बना, या घर ले लो या 30% हाउस रेंट अलाउंस ले लो। ये बहुत ही लिमिटेड एरियाज के अंदर हुकूमत ने कुछ शहरों में ये ऑप्शन रखी हुई है। ऐसी सूरत में वो बंदा अगर कहे अगर मैं घर लेता हूं तो फिर तुम्हारे लिए अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड तो पहले ही 30,000 है, या घर ले लो या 1 लाख का 30% ले लो, तो अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड तो ऑलरेडी 30,000 है। लेकिन इसको कंपेयर 45% ऑफ बेसिक सैलरी से नहीं किया जाएगा, रिलैक्स कर दिया जाएगा इस बंदे को, और इसको कंपेयर 30% ऑफ बेसिक सैलरी से किया जाएगा। जिस बंदे को गवर्नमेंट ये कहे या घर ले लो या 30% हाउस रेंट अलाउंस ले लो, 31 नहीं, 29 नहीं, 30% हाउस रेंट अलाउंस ले लो, और वो कि नहीं मैं घर लेना चाहता हूं, ऐसे बंदे के लिए क्या रूल होगा? 45% ऑफ बेसिक सैलरी और अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड, या 30% ऑफ बेसिक सैलरी और अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड। और लकीली दोनों बराबर होंगे। हाँ हाँ, बेसिक सैलरी का कितने परसेंट लेने? 30%। और अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड, अगर तुम घर ना लो तो मैं कितने दूंगा? 1 लाख का 30%। दोनों क्या अमाउंट्स आ गई? बराबर। वेयर हाउस रेंट अलाउंस इज अलाउड एट, जहां घर का अलाउंस 30% दिया गया है, हाउस रेंट अलाउंस इज अलाउड एट 30%। बट एम्प्लॉय ने अलाउंस नहीं लिया, but employee opted for, then in above provision 45% will be replaced with, तो 45% को किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा? नोट फॉर स्टूडेंट इज नॉट अ जनरल रूल, इट इज एप्लीकेबल फॉर सर्टेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली रेफर। चलिए नोट कर लें, नॉट सो इंपॉर्टेंट बात कोई नहीं है इतनी। बट एम्प्लॉय ऑप्टेड फॉर हाउस लिखा है मैंने, but employee opted for house. Where house rent allowance is admissible at, तो लिखें इसको उर्दू में, फिर कुछ लोग आके बाद में क्लास से पूछते हैं क्या लिखा हुआ था। बात तो अजीब सी है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिखें। अगर एम्प्लॉयर कहे बेसिक सैलरी का 30% हाउस रेंट अलाउंस ले लो, अगर एम्प्लॉयर कहे बेसिक सैलरी का 30% हाउस रेंट अलाउंस ले लो, अगर एम्प्लॉयर कहे बेसिक सैलरी का 30% हाउस रेंट अलाउंस ले लो, या घर ले लो, लिख रहे हैं कुछ लोग, या घर ले लो, और एम्प्लॉय घर ले ले, इसी तरह लिखिएगा, और एम्प्लॉय घर ले ले, थोड़ा सा धीमा सा लिखिए ना, और एम्प्लॉय घर ले ले, तो ये जरा जोर से लिखिएगा तो पिछले सफे पे नजर आए, तो 45% को 30% से रिप्लेस कर देंगे।
45% को 30% से रिप्लेस कर देंगे। सर्दियों का मौसम हो, दिसंबर की धुंधे हों, ठंडे ठंडे हाथ हों और सर के हाथ में छड़ी हो और जिस बच्चे ने याद नहीं किया उसके हाथ हों। कितने लोग अपने आप को वॉलंटियर करेंगे कि खैर है मुझे मार भी लें ताकि मैं बाज आ जाऊं? हाथ खड़ा करें हाइब्रिड में। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, याद नहीं करना, हाथ खड़े कर देंगे, याद कराइएगा। ओके, शुक्रिया। चलें जी, वैसे अनलकीली हमारी क्लास दूसरे नंबर पे, हाथ पहले ही वार्म अप हो गए होते हैं लिख लिख के। तो जी, और आपने बात करनी है तो फिर आ जाए, क्लास के बाद आ जाए। बात हम खत्म कर चुके हैं। भाई आप जरा खड़े हो जाओ, इसकी अंग्रेजी बतानी है, बैठे बैठे बता दो। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। When I reached the station, आज सुबह से बारिश हो रही है। सर सब चुप कर जाओ। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, लेकिन नहीं हो रही। नहीं, खड़े हो जाओ। जब मैं जन्नत पहुंचा मेरे दोस्त भी वहीं मिले। हो ही नहीं सकता यार, ये कितना कंजूस बंदा है। और हद हो गई, भोगी मारी है ने मेरे। अच्छा, आ जाए पेज नंबर 97 पे। अच्छा भाई, ये बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इनको ज़रा आपने गौर से समझ लेना है। समझदानी मौजूद है आप में माशाल्लाह, तो प्लीज़ उसको ज़रा एक्टिवेट कर लें। कभी कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी देता है, कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर देता है, कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लैपटॉप देता है। तो कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्रिज देता है, नहीं वॉशिंग मशीन भी हो सकती है। अच्छा, कार, हाउस, लैपटॉप, ओवन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज एटसेट्रा। ये चीजें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हमेशा के लिए भी दे सकता है। आज के बाद ये फ्रिज तुम्हारा हुआ रशीद। ट्रांसफर्ड, सोल्ड या गिफ्टेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। भाई ये पॉज करें वीडियो। अच्छा जी, तो एम्प्लॉयर, इट इज सो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी ट्रांसफर भी कर सकता है, गाड़ी बेच भी सकता है और गाड़ी तोहफे में भी दे सकता है। अच्छा, इन तीनों का मतलब देखें सेम है, इन तीनों का मतलब सेम है। बच्चे को इतना इन्वॉल्व कर दो कि उसे भूल ही जाए बात क्या हुई है। तो इन तीनों का मतलब सेम है जी। मतलब ये कि प्रॉपर्टी पे पहले मुझे बात कर, मतलब ये कि तीनों का मतलब सेम ऐसे है कि ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फॉरएवर टू एम्प्लॉय। अब कागजात गाड़ी के या घर के या किसी भी चीज के किसके नाम लगवा दिए जाएंगे? एम्प्लॉय के। और ट्रांसफर्ड और गिफ्ट में शायद एम्प्लॉय कुछ पैसे नहीं दे रहा होगा, सोल्ड में कुछ पैसे भी दे रहा होगा।
तो बहरहाल एक चीज इन तीनों में कॉमन है कि फॉर एवर ओनरशिप इज ट्रांसफर टू एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता यार ये वापस ले आओ, गाड़ी कैसे चला रहे हो, सारे मेरी हैं, तुम्हारी मेहरबानी, जैसे मर्जी चलाऊं, स्पीड ब्रेकर देखते ही मैं स्पीड लगा देता हूं, वो स्पीड ब्रेकर होता है, मैं स्पीड लगाता हूं, फिर उछलता हुआ जाता हूं। अच्छा, इसके बाद ऐसा भी तो सिनेरियो हो सकता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे मैं तुम्हें एसेट क्या कर रहा हूं, प्रोवाइड। प्रोवाइड का क्या मतलब है, ओनली फॉर अ मीन्स इट इज रिटर्नेबल टू, या 2-3-4 साल बाद वापस मांग लेगा, जब नौकरी छोड़ के जाएगा तब वापस मांग लेगा। ओके, तो गाड़ी के केस में हमने पढ़ा था 5% और 10% करते हैं, ये 5% और 10% ऑफ ऑन लीज। लेकिन ये फेयर मार्केट वैल्यू कब की होगी, ये बार बार चेंज नहीं होगी, इसको लिखें ये कब की होगी, एट स्टार्ट ऑफ, जब लीज शुरू हुई थी तब की फेयर मार्केट वैल्यू। ओके, और घर अगर थोड़े अरसे के लिए दिया जाए, जब तक नौकरी करे हो तब तक घर ले लो। घर कहां हमेशा के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देते हैं, मैंने तुम्हें घर गिफ्ट किया, चाचे का पुत्र है मैंने तुम्हें घर गिफ्ट कर भी सकते हैं, लेकिन कह रहे चाचे का पुत्र तो कुछ भी नहीं देता। यार अब आपके चाचे का पुत्र नहीं देता तो इसका मतलब ये, इसको बताएं ना, आपके चाचे का पुत्र नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं हमारे चाचे के पुत्र भी नहीं देते। तो हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या वो पैसे जो दिए जाते हैं अगर घर ना दिया जाता। अच्छा, इन तीनों में सेम रूल है, इन तीनों में सेम रूल है। ये रूल हमने सेक्शन 13 के 11 में कल पढ़ा था। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी दे, घर दे, लैपटॉप दे, जो मर्जी दे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू, इसमें आसान रूल है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। यानी अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी है 10 लाख वाली और कोई पैसे नहीं लिए तो 10 लाख सैलरी में ऐड हो जाएगा, और अगर 10 लाख वाली गाड़ी दी है और 2 लाख रुपए लिए हैं तो 8 लाख रुपए सैलरी में ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा कल हमने पढ़ा था, इसको एक तरह का सर्विस प्रोवाइड समझे कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सर्विस दी हुई है एक तरह की, कि तुम लैपटॉप एक दो चार दिनों, 10 दिनों, महीने, 2 महीने, 2-3 साल के लिए ले जाओ, 2-3 साल के लिए तुम फ्रिज रख लो मेरे पास, अगर तुम्हारे पास फ्रिज नहीं है तो ये वाली जो बात है ना, इसमें असूली तौर पे इस एसेट का फेयर मार्केट, अच्छा ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट थे कि इनके लिए लॉ ने खुद रूल बनाया, क्योंकि चीजें देखें ना बड़ी लग रही हैं, गाड़ी थोड़ी बड़ी होती है ना, घर थोड़ा उससे बड़ा होता है, हो सकता है कल कल को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को चांद देने लग जाए तो उसका अलग रूल बन जाए। तो इसलिए गाड़ी और घर के लिए तो अलग रूल है, लेकिन बाकी चीजें छोटी मोटी, लैपटॉप क्या है, मोबाइल क्या है, ओवन क्या है, फ्रिज क्या है, एसी क्या है, हीटर क्या है, बर्तन क्या है, अगर छोटी मोटी चीजें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देने लग जाए तो लॉ में करने का क्या है, तो इसको साइड पे कर दो। तो इनका फेयर मार्केट कराया 1 साल का, अगर साल के लिए किराए पे दिया, फेयर मार्केट कराया एक माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू। आप तैयार हैं इंशाल्लाह कल के टेस्ट में मुइन जैसे न्यूमेरिकल के लिए? अगर मुइन का न्यूमेरिकल आ गया फिर तो पूरे नंबर आ जाएंगे, वही वाला न्यूमेरिकल आ गया फिर भी नहीं पूरे आएंगे। अच्छा क्या कह रहा है, कल घर जा रहे हैं लोगों के फ्यूचर स्टेक पे लगे हुए हैं, अम्मी अब्बू की उम्मीदें, ख्वाहिशें, और कैसे H2O फेरते हैं ऊपर ये लोग। और इसके बाद घर वालों की याद आ रही है, भाई बहुत सी कुर्बानियां करनी पड़ती हैं, ऐसी नहीं कायदे आजम यहां तक पहुंच गए थे। अच्छा, यानी उधर से पाकिस्तान, ऐसी नहीं कायदे आजम यहां तक पहुंच गए थे। अच्छा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
अच्छा मोहतरम, कई दफा ऐसा होता है कि ये चीजें बताएं एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में नजर आ रही होंगी। हाँ, एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में, बिजनेसमैन की बैलेंस शीट में, जिसने नौकरी दी हुई है। ये तो नहीं एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में नजर आ रही होंगी, ये तो उसने ट्रांसफर कर दिया, ये तो डिस्पोजल का टी अकाउंट बना के फारग कर दी होंगी। मेरा सवाल है, ये चीजें एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में नजर आ रही होंगी? उसका जवाब है यस, ये चीजें एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में नजर आ रही होंगी। एम्प्लॉयर की चीजें उसने 2-3 साल के लिए दी है एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉयर अपनी बैलेंस शीट से निकाल के जो है वो खाला जी की बैलेंस शीट में डाल देगा उसको। एम्प्लॉयर अपनी बैलेंस शीट में रखेगा ना इन चीजों को। तो मेरा ये सवाल है कि ये चीजें एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में नजर आ रही होंगी? बोले। हो भी सकते वाला क्या सीन है? कि मतलब मेरी कोई चीज है, मैं आपको 2-3 साल के लिए दे दूं, मैं बैलेंस शीट से निकाल दूंगा। तो एम्प्लॉयर अगर अपनी कोई चीज दे दे एम्प्लॉय को, तो क्या उसको डीओजी ने बाइट किया कि वो बैलेंस शीट से निकाल दे चीज को? नहीं ना। तो इसलिए चीजें एम्प्लॉयर की कहां नजर आ रही होती हैं? और एम्प्लॉयर इनको डेप्रिशिएट कर रहा होता है। जहां एम्प्लॉय गरम गरम खाने खा रहा है, वहां एम्प्लॉयर का ओवन डेप्रिशिएट हो रहा है। जहां एम्प्लॉय इस्त्री हुए हुए कपड़े पहन रहा है, वहां एम्प्लॉयर की इस्त्री डेप्रिशिएट हो रही है। जहां एम्प्लॉय ठंडे ठंडे पानी पी रहा है, यहां वहां उसका डीप फ्रीजर डेप्रिशिएट हो रहा है। तो एक तरीका जो लॉ ने तो नहीं बताया, लेकिन आईकेएफ अक्सर पास पेपर में टेस्ट कर रहा है, वो ये है, कुछ लोगों की राय कि जो डेप्रिसिएशन एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है इन चीजों पर, वो डेप्रिसिएशन एम्प्लॉय के हाथों में एक फायदा है। जाहिर बात है, किसी की चीज डेप्रिशिएट हो रही है तो किसी को फायदा भी तो हो रहा है उससे। ऐसी तो नहीं कोई अपनी चीज डेप्रिशिएट करा लेता। तो एक बंदे की चीज डेप्रिशिएट हो रही है, दूसरे को फायदा हो रहा है। इसलिए कुछ लोगों की राय है कि डेप्रिसिएशन चार्ज बाय एम्प्लॉयर इन हिज बुक्स को सैलरी में ऐड कर दो, क्योंकि जितना वो डेप्रिशिएट कर रहा है एम्प्लॉयर, उतना एम्प्लॉय को क्या हो रहा है? हाँ, माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर कर दो, अगर कोई पैसे एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिए हैं वो ठीक है। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि आज तक इन चीज़ों का कभी फेयर मार्केट किराया ही कि आपने दिया हो कि साल का किराया इतना इन चीज़ों का, क्योंकि लैपटॉप ओवन वगैरह साल पे किराए पे मिलते ही नहीं आमतौर पे। सुने कभी मैं लैपटॉप लेने जा रहा हूँ साल के लिए किराए पे? मिलते हो तो बहुत रेयर होंगे। लेकिन तो इसलिए कुछ लोगों की राय है कि इसी तरह कर लिया करो आसान काम। जितनी डेप्रिसिएशन एम्प्लॉयर ने अपनी किताबों में रिकॉर्ड की, उतना एम्प्लॉय को क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। जितनी एम्प्लॉयर ने अपनी किताबों में डेप्रिसिएशन चार्ज की, उतना एम्प्लॉय को फायदा हो गया। यही बोला था मैंने। तो जितना एम्प्लॉयर ने अपनी किताबों में बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की, उतना एम्प्लॉय को फायदा हो गया। डन? ओके। खड़े हो जाए जरा, अपने कपड़े कपड़े सेट कर लें, अगला सवाल शुरू होने लगे। खड़े हो जाए जरा, खड़े हो जाए ना, मोइन से अगला सवाल शुरू होने लगे, जरा सेट सूट कर लें। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। हाइब्रिड वाले पता नहीं, ये तो वैसे ही मन के मोजी हैं, ये तो किसी भी बात को नहीं मानते माशाल्लाह। सेट सूट हो जाए, चले। थोड़ा सा तादाम हो गए, ठीक है। अब जो लोग खड़े हुए हैं वो बैठ जाएं, उन्हीं के लिए सवाल है, बाकियों को व्हाइट बोर्ड पर देखने की इजाजत नहीं है। या फिर खड़े हो जाएं और फिर बैठ जाएं। मोइन से अगला सवाल आज हम करने लगे हैं मुकरम, पेज नंबर 133। घर वालों को बता दिया हुआ ना रिजल्ट आ रहा है, उन्होंने मिठाई का ऑर्डर प्लेस करना होगा। बता दिया हुआ रिजल्ट आ रहा है, अभी बताना है इंशाल्लाह। आजकल में हाथ खड़ा करें, आजकल में बताएंगे रिजल्ट आ रहा है। घर वालों को डेट बता के रखा करें ताकि वो उसी के मुताबिक दुआएं मांगे। मुकरम इज वर्किंग एज कमर्शियल मैनेजर एयरमैन इंजीनियरिंग लिमिटेड, an unlisted public company for past many years. He derived following emoluments during tax year 30 जून 2005. बेसिक सैलरी एंड ट्रेवल अलाउंस। चलें जी 12 से मल्टीप्लाई करें। ब्लैक मार्कर जो पड़ा हुआ,
कितनी है बेसिक सैलरी? मल्टीप्लाइड बाय 12, ट्रेवल अलाउंस, चलें जी नोट कर लें, कितना हो गया? 138,000। चलें जी 100 रुपये इनाम, जिसकी जेब से बादाम निकले उसको 100 रुपया। एक दिखाएं बादाम, चेक कराएं बादाम हाइब्रिड। खड़े हो जाए ना, इतने मुझे पता चलेगा। 2 बादाम बादाम बादाम। अच्छा ये 100 रुपया। हाँ नहीं जी मैं दे रहा हूँ, ये एंड पे भेज दें। अल्लाह अकबर, ये तो 1000 रुपया बनता है, 1000 रुपया बनता है। ये एक दूसरे को नहीं बादाम देने, ठीक है? यार 200-300 और लाओ। चलें जी, पॉइंट नंबर 1, इन एडिशन टू अबव, मुकर्रम वाज आल्सो प्रोवाइड विद द फॉलोइंग। मुकर्रम को ये भी प्रोवाइड किया गया। भाई वो कैमरामैन गए हैं, जरा जाके कैमरे को इधर कर दो। आप आखिर से खड़े हो ना, कैमरे को इधर कर दो। चलो ठीक है। अच्छा भाई, अब ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अब सारे इनाम जिनको भी देना है वो भी वेट करें क्लास के एंड तक का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा गौर से समझना है और सारे लोग अटेंटिव हो जाएं। अ यूज्ड कंपनी मेंटेन्ड कार फॉर बोथ बिजनेस एंड पर्सनल। एक यूज्ड कंपनी मेंटेन्ड कार, कंपनी मेंटेन्ड कार का मतलब ये होता है कंपनी उसकी मेंटेनेंस करा देती है। अ यूज्ड कार, यूज्ड का क्या मतलब है? सेकंड हैंड टाइप समझ लें। अ यूज्ड कंपनी मेंटेन्ड कार इसको दी गई है किस किस काम के लिए? बिजनेस के काम के लिए और पर्सनल यूज के लिए। ये कार उसको दी गई थी हमारे साल के पहले दिन। ये कार उसको दी गई है हमारे साल के पहले दिन, इन रिप्लेसमेंट ऑफ हिज प्रीवियस कार, उससे बदले में पिछली गाड़ी ले ली गई है। ऑब्वियसली आपको पता है गाड़ियों के मॉडल्स वगैरह बदलते रहते हैं, तो एम्प्लॉयर ने 1 जुलाई 2004 को उसको बुला के कहा, यार आपके लिए हमने एक गाड़ी देखी है, हाँ है यूज, लेकिन माशाल्लाह किसी को यूज्ड होंडा सिविक मिल जाए तो वो भी तो गाड़ी है ना, तो इसलिए इसको आपके लिए मैंने यूज्ड गाड़ी देखी है, चली हुई गाड़ी थोड़ी सी देखी है, और मैं आपसे पुरानी गाड़ी वापस ले रहा हूं। तो पुरानी गाड़ी को हम कर लेते हैं ये वाली प्रीवियस कार। प्रीवियस कार को ये वाली कर लेते हैं, और ये जो अब गाड़ी दी है इसको हम, अच्छा तो अब सवाल ये राइज होगा, दिस कार किसकी बात कर रहे हैं? दिस कार काली वाली या लाल वाली? मेरे बस उनको दे दें अभी जाएं। अच्छा, एक यूज्ड गाड़ी उसको दे दी है घर और बिजनेस के इस्तेमाल के लिए। दिस कार कौन सी? अभी तो लाल वाली का जिक्र ही नहीं हुआ। दिस कार वॉज प्रोवाइडेड टू हिम ऑन इन रिप्लेसमेंट ऑफ हिज। दिस कार काली नहीं है, हद होगी, अब कहां से लाल वाली ले आए हैं? प्रीवियस का लफ्ज फिर वो लिखता।
जिसके लिए पहले उसने दिस कार इस्तेमाल की है। इतनी तो अंग्रेजी हमारी होनी चाहिए कि शुरू ही काली वाली गाड़ी से कर रहा है। तो एक गाड़ी उसको दी गई है बिजनेस और जाती इस्तेमाल के लिए। आगे देखें बिल्कुल उर्दू में, ये गाड़ी उसको दी गई है पुरानी गाड़ी लेके। ये गाड़ी वॉज परचेज 3 years ago, ये वाली। तो ये गाड़ी वॉज परचेज 3 years ago एट अ प्राइस ऑफ 10 लाख। 10 लाख की ये गाड़ी 10 लाख की ली गई है 3 साल पहले। मुझे बताएं ये काली गाड़ी एम्प्लॉयर ने उसको लीज पे लेके दिया या बाजार से परचेज करके लेके दिया? हाँ, परचेज 3 साल पहले करके रखी हुई थी, वो उसकी अपनी मर्जी है। मेरा सवाल है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये लीज वाली गाड़ी दी है या बाजार से खरीदी हुई वाली गाड़ी दी है? दिस कार वाज परचेज 3 years ago एट अ प्राइस ऑफ। और आगे एक और लाइन आ रही है जहां से आपको पता चलेगा कि ये वाली बात इसी काली के लिए कर रहा था, लाल वाली की अलग बात आएगी, वो अलग बात आएगी नीचे। However, the fair market value of the car on 1 July 2004 was 8 लाख और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जिसने दी है वो 8 लाख है। वैसे 3 साल पहले कितने की खरीदी थी? आज कितने की है? अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर कभी आपको पेपर में परचेज्ड कार की कॉस्ट भी दे दे और फेयर वैल्यू भी दे दे तो आप लोग क्या लेंगे? भाई फेयर वैल्यू तो लीज वाले की लेते हैं, दीवाने हो गए हो, क्या कह रहे हो? फेयर वैल्यू तो लीज वाले की लेते हैं। तो अभी पढ़ा था ना रूल, अगर परचेज है तो, अगर लीज पे लेके दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉस्ट 3 साल पुरानी है या 15 साल पुरानी है, बस एम्प्लॉयर ने जितने की खरीद के लेके दिया। ऑन 1 सितंबर 2000, 2 महीने बाद, जुलाई अगस्त गुजर गया, सितंबर आया, सितंबर के पहले दिन। ऑन 1 सितंबर इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स एईएल ट्रांसफर्ड द प्रीवियस। ओहो छोड़ें, ये तो पिछली गाड़ी की बातें शुरू हो गई हैं, इसको छोड़ें। अभी मुझे ये बताएं कि यहां पर रुक के, यहां पे रुक कर काली वाली गाड़ी का क्या करना है? कॉस्ट पकड़ें या फेयर वैल्यू पकड़ें? कॉस्ट पकड़ें। और कॉस्ट पकड़कर बताएं अगर तो घर और बिजनेस दोनों में इस्तेमाल हो रही है तो 5%, और अगर सिर्फ घर में इस्तेमाल हो रही है तो फिलहाल कितने % लें? अच्छा, गाड़ी दी किस दिन? 1 जुलाई को। गाड़ी दी किस दिन? तो कितना अरसा इस्तेमाल हुई होगी? पूरे साल। ये वाली यूज्ड कार, ये वाली ट्रांसफर की है या प्रोवाइड की है? जब वो कह रहे कि थोड़ी सी घर और थोड़ी सी बिजनेस में इस्तेमाल करनी है, इसका मतलब है कि ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकती, सेल तो हुई नहीं। सेल हुई गली वाली गाड़ी में तो नहीं बता सकता कि थोड़ा सा घर इस्तेमाल करो, थोड़ा सा इधर इस्तेमाल कर लो। ये तो ये जो थोड़े अरसे के लिए दिया उसी के लिए कह सकते हैं ना। तो ये इसने इसको गाड़ी अच्छे का दिया, यूज्ड कार प्रोवाइडेड। इसकी कॉस्ट कितनी है? इनटू उठाइएगा, क्लास हो रही है, सोना क्यों नहीं होता घर में? अच्छा जी, बुध को जीतने वाले के लिए क्या होना चाहिए? सूट, एक सूट, ब्रीफकेस, जे डॉट। अच्छा जी, ऑन 1 सितंबर 2004, साल शुरू होने के कितने महीने बाद? बता देना। जुलाई और अगस्त गुजरा, 1 सितंबर आ गया, साल शुरू होने के कितने अरसे बाद? इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ, उनको इधर मुतवज्जे करें, क्लास हो रही है, इधर देख लें क्लास में।
इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के टर्म्स में ये लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि एम्प्लॉयर ट्रांसफर कर देगा, एम्प्लॉयर, इसने बुलाया 1 सितंबर को एम्प्लॉय का वो जो लाल गड्डी है, इसने कहा हाँ वो तो मैंने 2 महीने पहले छोड़ दी थी, वो सिक्योरिटी गार्ड जहाँ बैठा होता है वहीं आपने वो खड़ी की हुई को लेके भाग ना जाए, वो तो 2 महीने की आइडल पड़ी हुई है उधर ही। तो एम्प्लॉयर ने कहा अगर वो गाड़ी आपको चाहिए जैसे कि मैंने नौकरी के माहदे में लिखा हुआ था तो वो गाड़ी आप फिर ले जाएं, तो रेट रूट आपस में तय कर लेते हैं, मुफ्त में तो मैं आपको नहीं दूंगा, इतना अच्छा आपको पता है मैं भी नहीं हूँ और तुम भी बड़े। तो इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर ट्रांसफर्ड द पुरानी गड्डी, एम्प्लॉयर टू मुकरम एट बुक वैल्यू, at book value. The market value of the car at the transfer time was 4 लाख। जिस वक्त उसको ट्रांसफर की उस वक्त बाजार में कितने की बिक सकती थी, लेकिन उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 2 लाख। आप बताएं हमारा फॉर्मूला क्या बना, हमारा फॉर्मूला क्या बना, ये वाली गाड़ी क्या कर दी गई है, फॉर्मूला क्या बना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कार माइनस बुक वैल्यू। गाड़ी किस पे ट्रांसफर की है, क्या बुक वैल्यू को बुक वैल्यू होने की वजह से मैं यहां ले रहा हूं, बुक वैल्यू ये होता है कि उसकी किताबों में एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में नजर आ रही थी ना पहले ये गाड़ी, देखिए ना जब लाल गाड़ी जब तक एम्प्लॉय इस्तेमाल करता था एम्प्लॉयर की तो बैलेंस शीट में नजर आती थी, तो एम्प्लॉयर ने उसकी कॉस्ट निकाली होगी, उसमें से कम रिडक्शन माइनस की होगी तो बुक वैल्यू आ गई होगी। तो एम्प्लॉयर ने अकाउंटेंट को फोन करके पूछा भाई ये किताबों में कितने पे नजर आ रहा है, अकाउंटेंट ने कहा सर ये किताबों में 2 लाख पे नजर आ रहा है। तो एम्प्लॉयर ने मुकरम को बुला के कहा अच्छा यार चलो मैं तुम्हें 2 लाख पे ये ट्रांसफर करता हूं, ट्रांसफर्ड कार टू मुकरम एट बुक वैल्यू यानी एट 2 लाख। मैं आपको कहूँ ट्रांसफर यू दिस मार्कर एट ₹10 और बाजार में ये 50 रुपए का हो तो 40 का आपको फायदा हो गया। तो आई ट्रांसफर यू दिस मार्कर एट ₹10, मतलब आपने कितने पैसे देने हैं, 10 रुपए। तो बुक वैल्यू को बुक वैल्यू ही लिखें या कुछ और लिखें, ये तो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय है, अमाउंट पेड बाय, ये जो बुक वैल्यू है इसको बीवी भी कहते हैं, बीवी को बीवी होने की वजह से यहां ले रहे हैं या बीवी को अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय होने की वजह से यहां ले रहे हैं, तो बोले बीवी को बीवी होने की वजह से नहीं ले रहे, यहां कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, उधर ना जाए, अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। बोले बीवी को बीवी होने की वजह से नहीं ले रहे यहां, बल्कि वो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय है इस वजह से ले रहे हैं। तो प्लीज आप लोगों ने इस ट्रांजैक्शन में कभी भी बीवी को बीवी होने की वजह से नहीं लेना, यानी बीवी इररिलेवेंट है, यहां बीवी को इग्नोर करना है, यहां पे सिर्फ यहां पे बीवी को आपने इग्नोर करना है। हाँ अगर बीवी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय हो फिर ठीक है, बीवी फिर भी बीवी को बीवी होने की वजह से नहीं लेना, फिर भी उसको किस वजह से लेना है, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय की वजह से लेना है। तो फेयर मार्केट वैल्यू 4 लाख, जवाब मैं क्यों 2 लाख, चले नोट करें। हाइब्रिड में जरा चेक करें, माइक चल रहे हैं, चेक कर लिया फिर आप भी सवाल नहीं पूछते तो फिर बाकी भी सुस्त हो जाते हैं, चलो नहीं भी चल रहे तो इन्होंने केड़ा यूज करना है। गुड, दूसरी क्लास में भी जरा उंगलियों से टक 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 करके देखें।
जी शुक्रिया, रख लें अपने पास, इसको आगे पीछे कहीं रख लें अपने पास रख लें। ओके बॉयज हाइब्रिड ब्लास्ट में यार वो जुनैद जमशेद की नात लगा के जरा देखो, आवाज आती है इधर माइक पे, वो निकालने लगे, वो तो सीरियस हो गया है। देखो जरा यूट्यूब चल रहा है, चलो करो शुरू जरा, खुद ही शुरू करने लगे पढ़ना भाई। अच्छा चलें जी, चलो अब ये कल टेस्ट करेंगे। अच्छा अब मुझे ये बताएं, अगर कभी पेपर में ये लाइन आ जाए कि AEL transferred the previous car to Mukarram at free of cost, तो भाई बीवी यहां इररिलेवेंट है, बीवी इररिलेवेंट है। अब बीवी दी भी हुई है तो कोई फायदा नहीं इस बीवी का, इस 2 लाख भाई कल वाली बातें भी वो जो हम करे थे बेगम को बेगम रखने, वो वाली बातें भी ध्यान में रखा करें। अभी और ही कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, आप उसको उससे क्यों कंपेयर कर रहे हैं? मेरे कहने का यह मतलब है कि इस एडजस्टमेंट में बीवी को हमेशा इग्नोर करना है, लेकिन आज इत्तफाकन अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय किसके बराबर है? अच्छा स्टूडेंट असल में ये रूल समझते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस करनी है, हालांकि ये रूल नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू में से बोले क्या माइनस करना है? अब देखें इसमें 3 ऑप्शंस है। एसेट है बाजार में 4 लाख का, किताबों में आ रहा है 2 लाख का। अगर एम्प्लॉयर के 4 लाख का एसेट है तुम मुझे 3 लाख दे दो, तो उस लाख को सैलरी में ऐड कर दीजिएगा। अगर एम्प्लॉयर के 4 लाख का एसेट है तुम मुझे कुछ भी ना दो, तो 4 लाख को ऐड कर दिए। और अगर एम्प्लॉयर के 4 लाख का एसेट है, किताबों में जरा जाके मैं देखता हूं कितने का आता है, उतने में ही ले लो, फिर आप बीवी को ले लें, लेकिन बीवी होने की वजह से नहीं, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय होने की वजह से। ठीक है जी। चंद दिन गुजरे, एम्प्लॉयर के पास मुकर्रम के पास मुकर्रम का हम साया आया, हम साया आया और आके कहा यार ये लाल गड्डी जो है ना मैंने लेनी है, ये लाल गड्डी मैंने लेनी है। ऑन 1 जून 2005 मुकर्रम सोल्ड दिस कार टू हम साया एट 3.5 मुकर्रम ने इसको बेच दिया 3.5 लाख। वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पर्सनल कार बेची कितने की? जब खरीदी थी तब बाजार में कितने की थी? 4 लाख। मेरे भाई ये मूवेबल है, ये क्या है? पर्सनल मूवेबल होने की वजह से कैपिटल गेन में नहीं जाएगी, इसलिए इस लाइन को आप इग्नोर कर देंगे, या फिर अगर इग्नोर नहीं करना तो वर्किंग 2 में पर्सनल कार लिख के डैश डाल देंगे, पर्सनल कार सोल्ड डैश डाल देंगे। ये बात कितनों को समझ आई? जरा हाथ खड़ा करें हाइब्रिड में प्लीज। पर्सनल कार सोल्ड, शुक्रिया। ये मूवेबल है ना, तो मूवेबल चीजों में मैंने आपको कहा था 7 साल के कंधे का कोई कसूर नहीं। मैंने आपको कहा था कि मूवेबल चीजों का बेचना कैपिटल गेन के चैप्टर में नहीं जाता, बल्कि मैंने आपको यहां तक कह दिया था कि जाती मूवेबल चीजों का बेचना तो किसी चैप्टर में भी नहीं जाता, सिवाय वो पेंटिंग वगैरह और उसके। इसलिए इस पार्ट को इग्नोर करेंगे एडजस्टमेंट के। अब जरा इधर तसल्ली से दोबारा पढ़ लें। एक गाड़ी दी है, उसे हमने दफ्तर के और घर के काम के लिए। अच्छा अगर ऐसे पेपर में लिखा हो कि 70% दफ्तर के काम कर लिया करो और 30% घर के काम कर लिया करो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने दफ्तर के कितने घर के, बस
थोड़े से दफ्तर के थोड़े से घर के काम होने चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 70% दफ्तर में इस्तेमाल किया करो, 30, और रूल 5% ही रहना है। अच्छा, एक गाड़ी हमने उसको दी है दफ्तर के और घर के काम के लिए। ये गाड़ी हमने उससे पुरानी गाड़ी लेके दी थी, और ये गाड़ी जो है 3 साल पहले हमने 10 लाख की खरीदी थी, वैसे बाजार में 8 लाख की होगी। हमें बाजार से क्या कंसर्न है, हमारे तो सवाल के अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है, तो परचेज गाड़ी की कॉस्ट लेते हैं या फेयर वैल्यू लेते हैं, कॉस्ट। ऑन 1 सितंबर 2004 इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट AEL ने ट्रांसफर कर दी है गाड़ी मुकरम को एट बुक वैल्यू, और द मार्केट वैल्यू ऑफ कार वाज 4 लाख। इसको सिर्फ क्यों लिया है, इट इज अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई है। पॉइंट 2 करें तो आसान सा है, खुद ही कर लें। हो गया, चलें, गुड। 2 AC और एक कपड़े धोने वाली मशीन। एम्प्लॉय रोजाना आता था पसीने में शराबूर और कपड़े भी मैले, तो एम्प्लॉयर ने कहा मुकरम यार प्लीज़ 2.5 लाख तेरी तनख्वाह है महीने की और हरकतें देख अपनी। सर नहीं सर क्या करूं, पैसे इधर तो निकल जाते हैं, ना मेरे पास AC है ना मेरे पास वॉशिंग मशीन है। तो एम्प्लॉयर को अपनी ज़रूरतें बताया करेंगे या अल्लाह को अपनी ज़रूरत। 2 एयर कंडीशनर्स एंड अ वॉशिंग मशीन फॉर यूज एट होम, दफ्तर में रखे थे नहीं उसने कपड़े धोने अपने, फॉर यूज एट होम। द कंबाइंड बीवी, दोनों की बीवी, वॉज ₹3 लाख। द अप्लायंसेज आर रिटर्नेबल, ये अप्लायंसेज होम अप्लायंसेज जिसे कहते हैं, द अप्लायंसेज आर रिटर्नेबल आफ्टर, अच्छा 3 ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब आपने को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये बस 3 साल तक, तो हर साल इसको आप सैलरी में ऐड करेंगे। AEL की ये एसेट्स 10% डेप्रिशिएट हो गए। जहां वो धुले हुए कपड़े पहन रहा है और मजे की मीठी नींद सो रहा है, तो वहां एम्प्लॉयर का AC और वॉशिंग मशीन डेप्री, तो जितना एम्प्लॉयर को नुकसान हो रहा है डेप्रिसिएशन की फॉर्म में, उतना एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है एप्रिसिएशन की फॉर्म में। दो AC, एक वॉशिंग मशीन, 2 AC, शादी होगी होगी ना, बच्चे भी होंगे, थोड़ा सा समझ जाया करें बात। दोनों की कंबाइंड बुक वैल्यू इनटू ये गेन कितने सालों तक इनकम में ऐड करते रहेंगे, अगले साल हो सकता है अगर बुक वैल्यू मेथड है तो फिर 3 लाख में से 30,000 माइनस किए तो 2,70,000 पर अप्रिशिएट करेंगे। वो अलग डिस्कशन है कि डिफरेंशियल मेथड उसका कॉस्ट है या बुक वैल्यू मेथड है, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं। छोड़ दे मोबाइल को, घर जाके भी तो यूज करना ही है। ओके नेक्स्ट। कितने लोग कहते हैं काफी बातें ऐसा लगता है जैसे मुझे ही देख के कर रहे हैं, जब आप नहीं बताते ना तो लगता है मेरे लिए ही हो रही हैं। अच्छा यानी कर रहे होते हैं यूज। ओके आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3, ये सवाल आज खत्म करने हैं हमने, जल्दी करें।
बम्बास्टिक किस्म का सवाल आ रहे हैं कल चैप्टर, ये जो 7 है क्या है, हाँ बम्बास्टिक किस्म का सवाल आना है इसमें से। ओके अच्छा भाई, ये बात अब ऑब्वियस है और इम्प्लाइड है, किसी भी टेस्ट में आप पिछले चैप्टर आ सकते हैं। अब आप ये ऑब्वियसली नहीं कह सकते कि अब सैलरी का चैप्टर है तो इसमें कैपिटल गेन के न्यूमेरिकल के एडजस्टमेंट ना डालें। समझ गए ना बात को, ये कोई अब बतुक नहीं है इस बात की कि प्रॉपर्टी के एडजस्टमेंट ना डालें, वो तो रनिंग में चीज़ें अब पता है आपको क्या है। कैपिटल गेन के चैप्टर में पता है क्या चीज़ें आती हैं, प्रॉपर्टी के चैप्टर में आपको पता है घर का किराया आता है, रिपेयर अलाउंस वगैरह माइनस होता है। अच्छा ये इधर कह रहे हैं ना, जब टेस्ट में आता है फिर हमें पता चलता है। ऑन यकम जनवरी 2005 AEL सोल्ड इन्वेंट्री टू मुकरम। इन्वेंट्री का मतलब ये है कि AEL वो चीजें बना के बेचती है। AEL सोल्ड एन इन्वेंट्री टू मुकरम फॉर 12,000। इनको टेंटिव करेंगे वरना ये 100 रुपए वापस हो जाने। ऑन यकम जनवरी 2005 AEL सोल्ड एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री टू मुकरम फॉर 12,000। कितने का बेचा? 12। व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर? 12,000। साल के मिड में, क्योंकि 30 जून 2005 हमारे साल का एंड है ना, साल के मिड में। द NRV ऑफ द आइटम ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ यकम जनवरी 5। एंड ऑफ यकम जनवरी 5 क्या मतलब? शाम को, और क्या मतलब हो सकता है? एट द एंड ऑफ यकम जनवरी 5 एंड 30 जून 5 वॉज 22,000 एंड 24,000। ट्रांजैक्शन क्या हुई है? सोल्ड। तो ट्रीटमेंट क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर माइनस अमाउंट पेड बाय। चलें जी, अब बताएं मुझे कि क्या सिनेरियो है। अल्लाह आपका भला करे। इस दिन NRV कितनी है? इस दिन 24,000। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्यों कह रहा हूं? पास्ट में इतने की खरीदी है, कितनी है? अच्छा जी, अब फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री ट्रांसफर, फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। सो सर्च द फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। इट इज अ फेयर मार्केट वैल्यू एट एंड ऑफ ईयर। इट इज इरेलीवेंट क्योंकि एसेट ही नहीं रहा। It is the fair market value at time of purchase or maybe cost at time of purchase. It is also irrelevant. So what is the fair market value at the time of transfer? 22 minus what is the amount paid by employee to employer? वो तो आपने शुरू में ही बता दी थी। डन। इसको मैं नोट करने देता हूं, पहले इधर आ जाएं। इन्वेंट्री 22,000 माइनस टोटल घर जाके कर लीजिएगा, उधर ही रखो कैमरा। अच्छा, अगर किसी ने MCQ में पूरे ले लिए तो शायद उसके लिए आईफोन का एक कवर तो बनता है।
ये हाइब्रिड में क्या हो रहा है? आखिरी लाइन में कौन खड़ा हुआ है? क्यों? मोबाइल चार्जिंग, यही मसले होंगे। असल में आप लोगों के हाथों में हर वक्त रहता है तो वो चार्ज होने का टाइम ही नहीं मिलता उसको। अच्छा, डन। भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमारा रह गया था कल, उसके पाए पेज 93 पे। अच्छा, टेस्ट में जो आज तक पढ़ा है वो आएगा। अंग्रेजी तो हमने कोई पढ़ी नहीं, आज तो न्यूमेरिकली कर रहे हैं सुबह के, अभी भी ये 2 लाइनें हैं, फिर न्यूमेरिकली है। अच्छा जी मोहतरम, हाइब्रिड में ट्रांसफर ऑफ सेल के केस के अंदर अमाउंट जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहे हैं, आगे बोलें। वो अमाउंट जो वो अमाउंट जो दोबारा बोलो, क्या लफ्ज़ बोले आपने? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जो दे रहे हैं। देखो ना, जैसे 4 लाख की गाड़ी थी तो एम्प्लॉयर ने कहा था जितनी बुक वैल्यू है वो मुझे दे दो, तो ही ट्रांसफर्ड एट 2 लाख का मतलब था एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को 2 लाख रुपए दिया। सिमिलरली एम्प्लॉयर के पास एयर कंडीशनर पड़ा हुआ है, वो उसको हमेशा के लिए देना चाह रहा है, तो एम्प्लॉयर कहेगा बाजार में 50,000 का, चलो तुम 30,000 ले आओ, तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देगा, यानी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से समझ लो खरीद रहा है। लास्ट पेज नंबर 133। हाँ जी, ऑन यकम जनवरी एईएल सोल्ड इन्वेंट्री टू मुकरम फॉर 12,000। एईएल ने मुकरम को 12,000 की बेची, तो मुकरम ने अपनी जेब से कितने पैसे दिए? तो ये वो पैसे हैं जो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर है। शुक्रिया। अच्छा जी, फिर भी कोई मसला हो क्लास के बाद आ जाइएगा। अच्छा, और ऑनलाइन वाले हजरात, आपको भी जो मसले हों टेस्ट से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड, जूम मीटिंग में बताया करें, ऐसे मुझे इल्हाम नहीं होंगे चीज़ों के और खुद ही सोच के बैठ जाएं ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। जो भी मसला एक दफ़ा शेयर तो करें, हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट 8, अगर आप ये कहें कि बुक की PDF दे दें तो ये मसला तो आपका हल नहीं होगा, जो जो प्रैक्टिकेबल मसले हुए वो हल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर से लोन लेता है और लोन लेकर उसको किसी इफेक्टिव जगह इस्तेमाल नहीं करता। लॉ मेकर में तो इफेक्टिव जगह इस्तेमाल करा होगा। लोन लिया एम्प्लॉयर से, बाहर के मुल्क में सैर करके आ गया, लोन लिया एम्प्लॉयर से, बेटी की शादी कर दी, लोन लिया एम्प्लॉयर से और जो है ऐसे ही अपनी याशियों में उड़ा दिया, घर कुछ कर लिया, तो इस सूरत में तो कुछ भी नहीं होगा। बस जो कल पढ़ा था वही होगा कि अगर लोन 10 लाख से ज़्यादा है तो हमने पढ़ा था वो बेंचमार्क रेट वगैरह वाला सीन लगा के ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय को लोन दे और एम्प्लॉय उस लोन को इफेक्टिवली यूज करे,
और उड़ाए मत पैसे को। इफेक्टिवली यूज करने का मतलब है उससे कोई एसेट खरीदे और वो एसेट से आगे इनकम कमाए। यानी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, उसने उससे गाड़ी खरीद के किसी बंदे को दे दी और अब दोनों ने एग्री कर लिया कि गाड़ी तुम चलाया करो, थोड़े पैसे मुझे आ जाया करेंगे। या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया और एम्प्लॉय ने उससे जो है वो कोई दुकान खरीद ली, उस दुकान पे कोई मुलाजिम रख के बिठा दिए, अब माशाल्लाह एम्प्लॉय जो है वो दुकान का मालिक बन गया, वो दुकान चला रहे, छोटी मोटी दुकान चला रहे, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ये इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लोन है, जिससे हुकूमत को भी फायदा होगा, क्योंकि एम्प्लॉय जो भी एक्टिविटी करेगा उससे कमाएगा, कमा के हुकूमत को टैक्स भी देगा। ऐसी सूरत में लॉ मेकर कहते हैं इसका टू फोल्ड इफेक्ट है, डबल इफेक्ट है। एक है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, वो तो वही है जो हमने कल पढ़ा था। दूसरा है एम्प्लॉय ने आगे उसे किसी अच्छे मकसद में इस्तेमाल किया, तो उसमें जिस मकसद में इस्तेमाल करा होगा उस मकसद के अंदर टैक्स कैलकुलेट करते हुए एक बेनिफिट मिलेगा। आसिम ने लोन लिया 16 लाख का फ्रॉम एम्प्लॉयर, यकम फरवरी 2013 को। हाँ, मकसद है दुकान उसकी बिजनेस के लिए खोलना। तो किसी नेक मकसद, नेक मकसद से मुराद नेक वो नहीं जिसको हम नेक कहते हैं इस्लाम की नज़र में, मतलब ये कि किसी ऐसे मकसद में इस्तेमाल करें जिससे हुकूमत पाकिस्तान को भी फायदा हो। एम्प्लॉयर ने उससे कहा पुत्र तेरे से 4% इंटरेस्ट लूंगा मैं। अब एम्प्लॉय ने आपको जो डाटा दिया है उसने कहा मैंने बिजनेस से रेवेन्यू कमा लिया 12 लाख, शुरू तो किया बिजनेस से लोन लेके, और मैंने बिजनेस के खर्चे किए हैं 3 लाख, और जहां तक मेरी सैलरी का ताल्लुक है मेरी बेसिक सैलरी इतनी है, मेरा हाउस रेंट अलाउंस इतना है। अगले 5 मिनट तक तो हम वही करेंगे जो हमने कल किया था। सबसे पहले मैं हेडिंग देने लगा हूं इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी। बोले भाई बेसिक सैलरी जरा कितना आ गया, ये सोल्यूशन शुरू हो गया है, 6 लाख। हाउस रेंट अलाउंस जरा इंटरेस्ट बेनिफिट कितना उधार लिया, मार्केट में या बेंचमार्क, मार्केट रेट तो नहीं होता ये, मार्केट में या बेंचमार्क रेट कितना देता, लेकिन सिर्फ कितना दिया, कितना बचा। 10 - 4 इज, तो 16 लाख इंटू 6% इंटू 5/12, जो फरवरी को दिया ना, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जवाब 40। ये मेरी कौन सी इनकम आ गई, सैलरी। बोलें जी, चलें यहां तक नोट करें, फिर हम निकालते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। भाई इंपॉर्टेंट है, फिर ये नोट नहीं करते ना, फिर न्यूमेरिकल्स आते हैं फिर परेशान होते हैं। चलें जी,
सेल, अबे बिजनेस की सेल है, लेस खर्चे, अब जी वो लिख लिया हुआ है, 30 लिखा हुआ है, शुक्रिया। आगे बोलें जी, इंटरेस्ट बेनिफिट, यहां इंटरेस्ट बेनिफिट तो नहीं है कोई, बल्कि एक तरह का ये सोचें, अब यहां पे आके जरा नया कॉन्सेप्ट है, एक तरह का ये सोचें, अभी तो कल तक वाला काम किया ना, अभी तो कोई नया काम किया ही नहीं, अब नया काम होने लगा। अगर हाइब्रिड में चौथी रो में बोलते हुए चलता रहा, अच्छा अगर पेपर में यह आ जाए कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है और एम्प्लॉय उस लोन को इस्तेमाल करे किसी ऐसे वेंचर में जहां से इनकम कमा रहे हैं और इनकम कमा के हुकूमत को टैक्स दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में यहां पर एक डिडक्शन अलाउ होगी। डिडक्शन से ये होता है खर्चे बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम हो जाता है। अब अगर कभी अटेंटिव रहे, अब अगर कभी पेपर में ऐसे हो जाए कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन दे और एम्प्लॉय उस लोन को किसी ऐसे मकसद में इस्तेमाल करे जिससे इनकम कमा रहा हो, तो एक डिडक्शन अलाउ होगी इंटरेस्ट के नाम से। लेकिन यहां एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा, आपने पे किया 4%, तो उसूली तौर पे डिडक्ट भी 4 होना चाहिए। अब इस तरह ना सोचें, वो तो अलग बात थी, आपने पे किया 4%, इधर डिडक्ट भी, लेकिन लॉ मेकर बहुत सखी बना और कहता है मैं पूरा 10% माइनस करने दूंगा। क्या याद करोगे? वो कहता है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, मैं आपसे बहुत खुश हूं, आपकी डिडक्शन बढ़ाने लगा हूं। कहते हैं आपने बैंक से भी तो लोन लेना ही था, आपने एम्प्लॉयर से लोन ले लिया, तो आपको पता है अगर बैंक से लोन लेते तो भी तो दुकान के खर्चों में इंटरेस्ट माइनस होना था, अभी भी माइनस कर लो। लोन बुलाएं, रेट बुलाएं, इनटू, ये आपने बड़ी मजे की चीज देखी, इधर कितना रेट यूज किया और इधर पूरा 6 टेट्रा 6, जी इनकम फ्रॉम बिजनेस 8, अभी कौन किसको क्या प्रोवाइड करे और वो उसको कहां यूज करे तो किसको क्या बेनिफिट में, समझ आई है ना? कौन किसको क्या प्रोवाइड करे और वो उसको कहां यूज करे तो किसको क्या बेनिफिट कौन देगा। अगर कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन दे और एम्प्लॉय उस लोन को इस्तेमाल करे किसी इनकम के कमाने के लिए, तो उस इनकम में से कमिश्नर या हुकूमत खर्चा माइनस करने देगी, उस खर्चे का नाम होगा इंटरेस्ट। लेकिन ये किस पे माइनस होगा? बेंचमार्क रेट पे। किस पे माइनस होगा? बेंचमार्क रेट पे। हाइब्रिड में उठा दें थर्ड रो में जरा इनको। अच्छा जी, जागते रहना भाइयों, 3:30 रहना। वेयर where uses loan in his vagabonding, सैरे सुरे करने में सारा जाया कर दिया लोन। वेयर एम्प्लॉय यूजेस लोन, किससे लिया हुआ है? एम्प्लॉय यूजेस लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी
asset. Where employee uses loan for acquisition of any और प्रॉपर्टी, लेकिन वो एसेट और प्रॉपर्टी कौन सा होना चाहिए? प्रोड्यूसिंग। ये नहीं कि अपने लिए मोटरसाइकिल खरीद के रख ले और फिर उससे कोई इनकम ना कमाए, उससे इनकम कमानी चाहिए। और प्रोड्यूसिंग इनकम अंडर किसी भी हेड ऑफ इनकम कमा ले तो क्या होगा? ये ज्यूम किया जाएगा that employee has paid interest equal to, ये ज्यूम किया जाएगा कि एम्प्लॉय ने बेंचमार्क रेट पे इंटरेस्ट पे किया है। ये वाली कैलकुलेशन नहीं छेड़नी, यहां कोई असम्पशन नहीं ली जाएगी भाई, यहां आके असम्पशन ली जाएगी कि एम्प्लॉय ने कितना इंटरेस्ट पे किया है, हालांकि पे कितना किया है, लेकिन ज्यूम क्या किया जाएगा? हालांकि पे कितना किया है, लेकिन ज्यूम क्या किया जाएगा? Where employee uses a loan obtained from employer for the acquisition of any asset which is chargeable to tax under any head of income, it will be assumed that employee has paid the interest equal to, ये assume किया जाएगा कि employee ने कितना interest पे किया है। जी कुछ सवाल है तो पूछ लें वरना आगे चलते हैं। जी उसकी तरफ मैं आने लगा हूं। चलें जी, फ्रेश होने के लिए हाथ ऊपर कर लें और ऊपर की तरफ खींचें, ऊपर और ऊपर और ऊपर करें। दर्द निकल आई है। ओके, अगर यहां पर 4 की जगह 7% होता, कहां पर? यहां पर। समझ आ गई? अगर यहां 4% की जगह तो फिर 10% बेंचमार्क रेट था, 7 पे किया, बचा कितना? तो यहां कितना होता? लेकिन यहां स्टिल यहां आपने बेंचमार्क रेट ही लेना है। अगर यहां पे करते 1% तो बचत, और यहां पर, और अगर आप पे ही ना करते इंटरेस्ट तो बचत, लेकिन यहां तो, लेकिन एक सिनेरियो बड़ा अजीब सा बनता है, वो ये है कि अगर वो पे करता 12% तो बचत 0%। अच्छा, अब यहां पे ना कुछ वाज़ेह गाइडेंस लॉ में नहीं है, बहरहाल आई कैप की ये राय है इस बारे में कि यहां 12% ही माइनस कर लो, क्योंकि ऑलरेडी तुम इतना ज़्यादा पे कर रहे हो, फिर 10% माइनस करना तुम्हारे साथ ज्यादती है, तो पूरा 12% ही माइनस कर लो। तो ये एक राय है, आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, बहरहाल आई कैप की ये राय है। चलें जी, नोट करें। 3-4 सिनेरियो हैं, 2 सिनेरियो खब्बी साइड पे नोट कर लें किताब की, 2 सिनेरियो सज्जी साइड पे नोट कर लें, बहुत जगह है। खब्बा सजा सही है आप लोगों का? ये रिक्शे वाले से मुड़ने के बाद पता चलता है, अक्सर तो रिक्शे वाले को बताते ही नहीं है, ज़ूम कर रहे होते हैं, इसे पता ही होगा, जब सीधा निकल जाता है, रिलैक्स रहा करें, क्या हो गया? अब वो पीछे से गाड़ी आ रही होती है, मुड़ 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 मुड़, वो भी आप लोगों की तरह पे सबरा हो तो ठोक देनी है उसमें। तो कितने लोग जरा सुकून से जिंदगी गुजारेंगे? कोई नहीं, 2 किलोमीटर बाद यू टर्न है, 2 किलोमीटर बाद मुड़ के आ जाइएगा, ये नहीं कि अगले को पेट्रोल, ये आप सोचें, छोड़ दो, जरा सुकून में जिंदगी गुजारें, लोगों को टेंशन न डाला करें। मैं चाहता हूं कि एक वक्त यह है कि पूरे खानदान वाले मिसाल दें, देखो बच्चा हो तो इन जैसा, ये
तो आपके वाले साहब का क्या नाम है? और आपके अब्बू का? अब्दुल कुयूम। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पूरे मोहल्ले वाले मिसाल दें कि बेटा हो तो अब्दुल कुयूम साहब के बेटे जैसा। ये आपका माशाल्लाह होना चाहिए। एक नौजवान गुजर रहा हो, मोहल्ले के अंदर दाखिल हो, नजरें झुकाता हुआ पुरवकार तरीके से गुजर रहा हो, सारे ये कौन है? अच्छा जी। Done. उत्तर है why are you putting register in your bag? मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि छुट्टी हो गई है, तेरी मेरी कुट्टी हो गई है। हाँ, क्या क्या समझाना पड़ेगा लोगों को। पेज 117, क्वेश्चन नंबर 5। वसीम नहीं होता था, रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 50,000। इसको कितने पैसे मिले? एज बकाया जात, एज ऑफ सैलरी रिलेटिंग टू 2000 आइन 12। देखें, आइन साई की तरफ देख रहे हैं, आइन 12। किस साल के पैसे किस साल मिले? डिस्कस द ऑप्शंस अवेलेबल विद वसीम। वसीम के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या मैटर्स इसे कंसिडर करने चाहिए बेस्ट ऑप्शन के लिए? वेल, द ऑप्शन नंबर 1 इज दैट ही शुड गिव दिस मनी टू हिज वाइफ. In the option number 2 is he may use for himself. If he give it to his wife, then these are the consequences. He will get a better tea, better breakfast, and all. And if he uses it for himself, he will not get tea. He will not. ये पेपर है, ये हो रहा है इस दुनिया में। अच्छा, अब क्या होगा मेरे भाई? इधर क्लास हो रही होती है, हाइट ऑफ एनीथिंग। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये वाली प्रोविजन आप लिख के आएंगे। मैटर उसे ये कंसिडर करना चाहिए कि उसे कमिश्नर को बता देना चाहिए रिटर्न फर्निश जमा कराने की तारीख से पहले कि मैं ये चाहता हूं। उसने पूछा था ना मैटर भी क्या कंसिडर करे, तो मैटर उसे ये कंसिडर करना चाहिए कि कमिश्नर को टाइमली बता दे। बहरहाल, वेयर एनी सैलरी इज पेड टू वसीम इन एरियर्स, दैट इज द अमाउंट ऑफ 11 इज रिसीव्ड इन 12, एंड बिकॉज ऑफ दिस वसीम्स इनकम इज चार्ज एट एज कंपेयर टू रेट दैट वाज एप्लीकेबल इफ द सैलरी वाज पेड इन 2011. He may give the notice to commissioner and elect the rate applicable in the year in which he earned salary. Rate is 2011 का रेट लगा ले। ऑप्शंस उसने पूछा है तो बेहतर है फिर ये लाइन भी लिखाइएगा कि इधर देख, फिर ये लाइन भी लिखाइएगा। However, if he is not charged at high rate, so he can get it taxed in 2012. उसको 2012 में इनकम में पड़ा रहने दे, 11 में लेके जाने की जरूरत नहीं। तो ऑप्शन 1 ये है कि 2012 में ही पड़ा रहने दे, लेकिन अगर उससे लगे कि इससे ज्यादा रेट लग रहा है तो फिर कहां ले जाए? However, for availing this benefit या exercising this option, he should inform the commissioner through notice by due date of furnishing the. कमिश्नर को जरूर बता दे कि कमिश्नर मैं ये चाह रहा हूं इस तरह करना। क्लियर? ओके, कल मिलते हैं नए जोश और जज्बे से।